नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। विदेशी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगी भारतीय कंपनियां, कुछ शर्तों के साथ मिली मंजूरी, वैश्विक पूंजी तक बढ़ेगी पहुंच। CO2 को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलना होगा आसान, IIT बॉम्बे ने इजाद की तकनीक, औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा लाभ। भारत ने बनाई कैंसर इलाज की स्वदेशी थेरेपी, CDSCO ने दी मंजूरी, 15 साल से ज्यादा उम्र के रोगियों का होगा इलाज। एपिफाइटिक पौधे की नई प्रजाति की हुई खोज, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है प्रजाति, लिसियोनोटस नामूची रखा गया नाम। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर जारी हुई रिपोर्ट, 18 हंगर हॉटस्पॉट्स की हुई पहचान, भविष्य में और बिगड़ सकते हैं हालात। तो चलिए खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में एक शोध में वायु प्रदूषण के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की गई है। शोध के मुताबिक वायु प्रदूषण का भारत की GDP वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे कई तरह की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। गौरतलब है कि RBI के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग ने मुद्रा और वित्त 2022-23 पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण श्रम घंटों की हानि हो रही है। इस हानि से 2030 तक भारत की GDP में लगभग 4.5% तक जोखिम हो सकता है। जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा एक और रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसके अनुसार स्वास्थ्य, उत्पादकता, श्रम आपूर्ति और अन्य परिणामों पर वायु प्रदूषण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसे GDP में साल दर साल बदलाव में देखा जा सकता है। इसके अलावा 2021 के एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से भारतीय व्यवसायों को सालाना लगभग $95 बिलियन का नुकसान होता है। ये भारत की GDP का लगभग 3% है। साथ ही जीवाश्म ईंधन, जलने वाली गैस, कोयला और तेल से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे दुनिया भर में सड़क यातायात दुर्घटनाओं की तुलना में 3 गुना अधिक मौतें होती हैं। सेवा क्षेत्र का भारत की GDP में योगदान 50% से अधिक है। द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी अध्ययन के मुताबिक कॉल सेंटर जैसी इंडोर नौकरियों में भी वायु प्रदूषण के कारण उत्पादकता में कमी देखी गई है। गौरतलब है कि भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। दुनिया के सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले 30 शहरों में से 20 से अधिक भारत में हैं। द लैंसेट के अनुसार दिल्ली को प्रदूषण के कारण प्रति व्यक्ति और आर्थिक नुकसान के उच्चतम स्तर वाले शहर के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में सरकार ने कुछ भारतीय कंपनियों को चुनिंदा विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति दी है। अब घरेलू सार्वजनिक कंपनियों के कुछ वर्गों को गिफ्ट IFSC अहमदाबाद सहित निर्धारित विदेशी स्टॉक एक्सचेंज की सूची में शामिल किया जा सकता है। सरकार के इस कदम से कंपनियों की वैश्विक पूंजी तक पहुंच बढ़ेगी। साथ ही इससे इन कंपनियों को अपने पूंजी प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस संबंध में कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग किया गया है। इसके तहत अधिनियम की धारा 5 लागू की गई है। धारा 5 के अंतर्गत सरकार कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं जैसे शेयर पूंजी, लाभकारी स्वामित्व आवश्यकताओं, लाभांश वितरित करने में विफलता आदि से छूट देने की भी अनुमति दे सकती है। आपको बता दें कि अभी घरेलू सूचीबद्ध कंपनियां विदेशी बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए डिपॉजिटरी रसीदों जैसे अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद या ADR तथा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद या GDR का उपयोग करती हैं। लेकिन अब इस नए प्रावधान के साथ घरेलू कंपनियों को धन जुटाने के लिए विदेशी बाजारों का उपयोग आसान हो जाएगा। इससे उन्हें बेहतर मूल्यांकन और डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा में व्यापार का मौका मिलेगा। साथ ही इससे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों को धन जुटाने के लिए एक अन्य अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा इस फैसले से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा होगा। हाल ही में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में 20 बड़े राज्यों में से 19 ने अपने स्कोर में गिरावट दर्ज की है। 2023 सूचकांक में एक नए पैरामीटर SFSI यानी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सुधार का समायोजन किया गया है। इस नए पैरामीटर के संयोजन के बाद 20 में से 15 राज्यों ने
2000 की तुलना में 2023 में कम स्कोर दर्ज किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गिरावट महाराष्ट्र में देखी गई। महाराष्ट्र ने 2019 के 74 अंकों की तुलना में 2023 में 45 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं बिहार ने 2019 के 46 अंकों की तुलना में 2023 में 20.5 अंक प्राप्त किए। इसी तरह गुजरात 2019 के 73 अंकों से गिरकर 2023 में 48.5 पर आ गया है। रिपोर्ट की माने तो 5 वर्षों में खाद्य परीक्षण अवसंरचना पैरामीटर में सबसे खराब गिरावट दर्ज की गई है। इसमें बड़े राज्यों का औसत स्कोर जहां 2019 में 20 में से 13 था, वो अब घटकर 17 में से केवल 7 रह गया है। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड ने अनुपालन पैरामीटर के लिए सबसे कम अंक दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि यह सूचकांक 6 विभिन्न मापदंडों पर आधारित है। इसमें खाद्य परीक्षण अवसंरचना, अनुपालन, उपभोक्ता सशक्तिकरण, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण और SFSI में सुधार शामिल हैं। इन मापदंडों पर कुल 100 अंकों का स्कोर निर्धारित है। इसमें से प्रत्येक राज्य को उसके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं। FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए राज्यवार सूचकांक को प्रकाशित करते हुए 4 साल हो गए हैं। इसके बाद भी 2023 में राज्यों के स्कोर में चिंताजनक गिरावट देखी गई है। ऐसे में यह रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा मानकों को संबोधित करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। हाल ही में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई देश एक मंच पर इकट्ठा हुए। ये AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 यूनाइटेड किंगडम के बेलेचले पार्क में आयोजित हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा बेलेचले घोषणा जारी की गई। इसमें आवास, रोजगार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे दैनिक दिनचर्या के विभिन्न क्षेत्रों में AI के प्रयोग पर जोर दिया गया है। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय संघ और भारत समेत 27 देशों ने भाग लिया। गौरतलब है कि बेलेचले घोषणा का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही व्यापक और सहयोगात्मक तरीके से फ्रंटियर AI से जुड़े जोखिमों और जिम्मेदारियों की समझ को विकसित करना है। इस घोषणा पत्र में AI के क्षेत्र में सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए अग्रणी AI कंपनियों, अकादमिक विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता कर रहा है। GPAI का उद्देश्य मानवाधिकार, नवाचार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में AI के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देना है। इसे साल 2020 में विश्व के 15 देशों द्वारा गठित किया गया था। वर्तमान समय में GPAI के 27 से ज्यादा देश सदस्य हैं। इसमें भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश शामिल हैं। हाल ही में IIT बॉम्बे ने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करने की तकनीक विकसित की है। इसके अंतर्गत जल की उपस्थिति में इलेक्ट्रो उत्प्रेरक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस्पात उद्योग के लिए यह तकनीक बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस प्रक्रिया में न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें जल की उपस्थिति में परिवेश के तापमान को 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रखकर इलेक्ट्रोकैटालिसिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रोकैटालिसिस प्रक्रिया में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग होगा। इसमें सौर पैनल या पवन चक्की के माध्यम से ऊर्जा प्रदान की जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूपांतरण के लिए कार्बन तटस्थ ऑपरेटिंग परिदृश्य सुनिश्चित करती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में कार्बन मोनोऑक्साइड कोक या कोयले के आंशिक ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्पादन होता है। वर्तमान में व्यापक तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की रूपांतरण प्रक्रिया 400 से 750 डिग्री सेल्सियस पर होती है। इस तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन की समतुल्य मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसके कारण यह प्रक्रिया जटिल और खर्चीली मानी जाती है। आपको बताते चलें कि औद्योगिक क्षेत्र में सिनगैस का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सिनगैस वो ईंधन गैस मिश्रण है जिसमें प्राथमिक घटक के रूप में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। तो व्यूअर्स, अगली खबर पर बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देते हैं। दरअसल दीपावली के शुभ अवसर पर टीम दृष्टि आपके लिए लेकर आई है सभी ऑनलाइन और पेन ड्राइव कोर्सेज पर 50% की विशेष छूट का उपहार। आपके लिए ये ऑफर 10 नवंबर से 14 नवंबर तक रहेगा। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। साथ ही आप हमें 8750187501 या
8010440440 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपनी खबर पर आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बच्चों की लंबाई से संबंधित एक शोध साझा किया है। इसके अनुसार बच्चों की लंबाई निर्धारित करने में आनुवंशिक वेरिएंट की तुलना में पर्यावरणीय कारकों की ज्यादा भूमिका रहती है। ये स्थिति निम्न और मध्यम आय वाले देशों में देखी या ज्यादा देखी जा रही है। गौरतलब है कि इस अध्ययन को हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा अन्य संस्थानों के सहयोग से किया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अध्ययन में निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बच्चों में SOCS3 जीन और ऊंचाई के बीच मजबूत संबंध पाया गया है। इसमें साइटोकाइन सिग्नलिंग सप्रेसर 3 में मिथाइलेशन का प्रभाव बच्चों की लंबाई पर नजर आया है। हालांकि ये संबंध उच्च आय वाले देशों में भी पाया गया, लेकिन यहां इसका प्रभाव बेहद कम था। वहीं भारत भी इस प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। शोध के मुताबिक करीब 12,000 आनुवंशिक वेरिएंट भारतीयों में ऊंचाई से जुड़े थे, लेकिन उसका असर भारत में यूरोपीय और अमेरिकी समकक्षों की तुलना में काफी कम था। गौरतलब है कि बच्चों की लंबाई निश्चित आनुवंशिक कारकों से काफी प्रभावित होती है। साथ ही एपिजेनेटिक कारक यानी जीवन शैली, पोषण और पर्यावरण सहित अन्य कारक भी बच्चों की लंबाई निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि एपिजेनेटिक कारक वो कारक हैं जो जीन अभिव्यक्ति को बदले बिना जीन विनियमन को प्रभावित करते हैं। अध्ययन के अनुसार डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन संशोधन जैसी एपिजेनेटिक प्रक्रियाएं जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। इसमें मिथाइलेशन जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने के लिए कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले डीएनए अणुओं का एक रासायनिक संशोधन है। ये आहार, दवाओं, तनाव, रसायनों, विषाक्त पदार्थों के संपर्क जैसे पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को क्रोमोसोम में संघनित करते हैं। ये प्रोटीन में संशोधन कोशिका में विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसमें निष्क्रियता, डीएनए क्षति, डीएनए मरम्मत आदि शामिल हैं। हाल ही में CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने नेक्सकार 19 के लिए बाजार प्राधिकरण की मंजूरी प्रदान की है। अभी इसे 15 साल और उससे अधिक आयु के रोगियों के इलाज के लिए मंजूरी मिली है। इसके बाद देश में नेक्सकार 19 के व्यावसायिक उपयोग का रास्ता साफ हो गया है। इसकी लागत 30 से 40 लाख रुपए के बीच होने का अनुमान है, लेकिन इसे घटाकर 10 से 20 लाख रुपए करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार टी सेल थेरेपी है। इसे IIT बॉम्बे द्वारा स्थापित कंपनी इम्यूनो एक्ट द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि नेक्सकार 19 को CD19 प्रोटीन ले जाने वाली कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार टी थेरेपी टी कोशिकाओं को संशोधित करके उन्हें शक्तिशाली कैंसर फाइटर्स के रूप में बदल देती है। टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ये बीमारी और संक्रमण का पता लगाकर उनसे लड़ती हैं। इनका प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिक है, जिसका अर्थ अन्य कोशिकाओं को मारना है। संशोधित कोशिकाओं को रोगी के शरीर में पुनः डाल दिया जाता है, जहां ये कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करके नष्ट कर देती हैं। इसे विशेष रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर में प्रयोग किया जाता है। ये थेरेपी अद्वितीय लाभ प्रदान करती है, जिसमें दवा से संबंधित विषाक्तता काफी कम है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी अस्थायी रूप से कैंसर रोगियों के जीवन का विस्तार करती है, वहीं कार टी थेरेपी को रोगियों के लिए संभावित इलाज और आजीवन लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये थेरेपी बी सेल लिम्फोमा वाले रोगियों के लिए है, जिन पर कीमोथेरेपी जैसे मानक उपचारों का असर नहीं हो रहा था। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा एपिफाइटिक पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम लिसियोनोटस नामूची रखा गया है। वैज्ञानिकों ने इसका संबंध लिसियोनोटस जीनस से बताया है। यह पौधा उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में पाया गया है। खोजी गई प्रजाति में मोटी पत्तियां और आकर्षक बैंगनी फूल हैं। गौरतलब है कि इस प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के खप्ती समुदाय के प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वर्गीय चाओ फुंक्यू नोमचून के सम्मान में रखा गया है। नोमचून एक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी थे। इन्होंने अपने समुदाय में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपको बता दें कि IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में इसे अस्थायी रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। वहीं लिसियोनोटस जीनस की बात करें तो इसका विस्तार मुख्यतः हिमालय से लेकर जापान और इंडो चीन तक है। इसकी प्रजातियों में एपिफाइटिक, लिथोफाइटिक या स्थलीय सदाबहार खड़ी या चढ़ाई वाली उपझाड़ियां शामिल हैं। एपिफाइटिक प्लांट्स को वायु पौधे के नाम से भी जाना जाता है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक एपिफाइटिक पौधे ज्यादातर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रदेश में पौधे की अन्य किस्म स्ट्रोबिलेंथस सनहांगी की खोज हुई थी। ये पौधा 1200 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर नम सदाबहार जंगल में उगता है। ये एक स्थलीय झाड़ी है जो लगभग 2 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। इसमें सुंदर सफेद फूल लगते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में एवियन फ्लू की उपस्थिति का पता लगाया है। ये खोज ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे यानी BAS के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। ये HPAI यानी अत्यधिक रोगजनक एवियन प्रभाव वायरस दक्षिण जॉर्जिया के बर्ड द्वीप पर ब्राउन स्कुआ आबादी में पाया गया है। इस खोज में पेंगुइन और सील की दूरस्थ आबादी पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि पोटेंशियली सिम्टोमेटिक बर्ड्स एंड अनएक्सप्लेन्ड मोर्टेलिटी की रिपोर्ट ने HPAI की उपस्थिति की पुष्टि की है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये वायरस दक्षिण अमेरिका से उत्पन्न हुआ था। HPAI ज्यादातर पक्षियों को प्रभावित करता है। इसमें वायरस HPAI के मुख्य रूप से H5 और H7 स्ट्रेन अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये स्ट्रेन अत्यधिक रोगजनक हैं। ये मुख्य रूप से घरेलू मुर्गी पालन में पाए गए थे। इन स्ट्रेन से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले कमजोर वन्य जीवों की प्रजनन आबादी में भी तेजी से गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि इस वायरस का प्रकोप पहली बार साल 2022 में दर्ज किया गया था। ये वायरस साल 2022 और 2023 के बीच दक्षिण अमेरिका में तेजी से फैला था। वायरस से पेरू और चिली भी प्रभावित हुए। शोधकर्ताओं के अनुसार वायरस का सबसे अधिक खतरा गल्स और स्कुअस पक्षी समूह को है। साथ ही दक्षिण अमेरिका और फॉकलैंड द्वीप समूह सहित अंटार्कटिक प्रायद्वीप सबसे अधिक जोखिम में है। क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के उद्देश्य से ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे GSGSSI यानी साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ सैंडविच आइलैंड्स के सहयोग से कार्य कर रहा है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने एक नया अध्ययन किया है जिसने भारत में सतह के तापमान को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अनुसार साल 2100 तक भारत में सतह का तापमान 1.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। इस अध्ययन को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के सहयोग से पुणे में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि बीते दिनों नेचर जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया गया जिसका शीर्षक एनहांस सरफेस टेम्परेचर ओवर इंडिया ड्यूरिंग 1980, 2020 एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस था। इसमें 1980 से 2020 की अवधि के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके सतह के तापमान की जांच की गई। साथ ही इसने कारण खोज या कॉजल डिस्कवरी का उपयोग करके तापमान परिवर्तन पर भूभौतिकीय चालकों के प्रभाव का भी आकलन किया। अध्ययन के अनुसार प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून सीजन के दौरान भारत में सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि भारतीय क्षेत्र में सतह के तापमान में वास्तविक वृद्धि वैश्विक औसत से काफी कम रही है। मध्यम उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत साल 2100 तक तापमान में 1.2 से 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि का अनुमान है। वहीं उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों में तापमान 3.5 से 5.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में ऐसी संभावना न्यूनतम है। इसके पीछे वजह यह है कि उत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर उत्सर्जन कम नहीं होता है तो तापमान के 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। हाल ही में वैश्विक खाद्य असुरक्षा से संबंधित हंगर हॉटस्पॉट्स नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इसे WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम और FAO यानी खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा एक अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। इसमें 22 देशों में 18 देशों की हंगर हॉटस्पॉट्स के रूप में पहचान की गई है। इनमें बुर्किना फासो, माली, सूडान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा स्तर के पहले से बदतर होने की आशंका जताई गई है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा के कई कारकों का जिक्र किया गया है। इसमें शुष्क जलवायु परिस्थितियां, असामान्य आर्थिक स्थिति, उच्च खाद्य कीमतें और मौसमी घटनाएं जैसे कारकों को खाद्य असुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही मौसमी घटनाओं में भारी बारिश, उष्णकटिबंधीय तूफान, चक्रवात, बाढ़ जैसी स्थितियों को खाद्य असुरक्षा को उत्पन्न करने का कारण माना गया है। आपको बता दें कि यह हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा की चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डालती है। इसे प्रकाशित करने वाली संस्था यानी खाद्य तथा कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा से निपटने हेतु प्रयास किए जाते हैं। इसकी सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने महिला सैन्य कर्मियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों, नाविकों और एयरफोर्स की महिला कर्मियों को महिला अधिकारियों के बराबर कई छुट्टियों का प्रावधान किया है। नए नियमों के तहत मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चे को गोद लेने जैसे मामलों में सेना में सभी महिलाओं के लिए छुट्टियों का अनुदान समान रूप से लागू होगा। हालांकि नए प्रस्ताव का लाभ केवल उन्हीं महिला सैन्य कर्मियों को मिलेगा जो 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 25% अग्निवीरों में शामिल होने में सक्षम होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अग्निपथ योजना की शर्तों के अनुसार इसके तहत भर्ती हुआ कोई भी कर्मी 4 साल की अवधि पूरी करने से पूर्व शादी नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि अब तक भारतीय वायुसेना या नौसेना में कोई महिला योद्धा नहीं थी। पिछले वर्ष सरकार द्वारा अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना लाने के बाद दोनों सेनाओं ने महिलाओं को अपने रैंक में शामिल करना शुरू किया है। वहीं थल सेना ने साल 2019 से केवल एक शाखा यानी सैन्य पुलिस कोर में महिलाओं को शामिल करना शुरू किया था। गौरतलब है कि तीनों सेवाओं में महिला अधिकारी वर्तमान में 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। इसमें असाधारण मामलों में बिना वेतन के 1 महीने की छुट्टी और गर्भपात या गर्भपात की स्थिति में 30 दिनों की छुट्टी का प्रावधान है। वहीं अगर महिला अधिकारी 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो वे 180 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र हैं, जबकि स्थायी कमीशन की महिला अधिकारी 360 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी के लिए पात्र हैं। आपको बता दें कि आम महिलाओं के लिए भारत में मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 लागू होता है। इसके तहत महिलाओं के लिए 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये कंपनी अधिनियम 2018 में संशोधन करता है। दूसरा कथन, इसके तहत केंद्र सरकार भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति प्रदान कर सकती है। और तीसरा कथन, इसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों में निवेश करने पर नागरिकों को विशेष छूट का प्रावधान है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोकैटालिसिस प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके तहत कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कथन 2, इस तकनीक का मुख्यतः इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कथन 3, इसमें न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कथन 4, इसमें जल की उपस्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 4 या फिर डी कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्सकार 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक जीन एडिटिंग तकनीक है। दूसरा कथन, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जा सकता है। और तीसरा कथन, वर्तमान समय में 15 साल से अधिक आयु के रोगियों के इलाज के लिए इसकी अनुमति मिली है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, लिसियोनोटस नाम मूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक एपिफाइटिक पौधे की प्रजाति है। दूसरा कथन, ये पौधा भारत में केवल असम में पाया जाता है। तीसरा कथन, भारत के अतिरिक्त ये प्रजाति चीन एवं भूटान में पाई जाती है। और चौथा कथन, IUCN के रेड लिस्ट में इस प्रजाति को संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 4 या फिर डी कोई भी नहीं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, एवियन फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस बीमारी का कारण वायरस HPAI है। दूसरा कथन, इस रोग का सबसे अधिक खतरा गल्स और स्कुअस पक्षी समूह को है। और तीसरा कथन, इस फ्लू की शुरुआत दक्षिण अमेरिका में हुई थी। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर।
बीते दिनों आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक प्रमुख पहल लॉन्च की है। दरअसल मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया। इस अभियान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भागीदार है। वहीं ओडिशा अर्बन एकेडमी ने नॉलेज पार्टनर के रूप में अभियान को अपना सहयोग दिया। इसका लक्ष्य जल बुनियादी ढांचे के प्रति महिलाओं में स्वामित्व और अपनेपन की भावना का विकास करना था। हाल ही में भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति के 6ठे सत्र का आयोजन इथियोपिया के अदिस अबाबा में किया गया था। बैठक में दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार में बाधा डालने वाले सभी मुद्दों को शीघ्रता से संबोधित करने और दोनों देशों के बीच व्यापार संवर्धन को सुविधाजनक बनाने पर सहमत हुए। साथ ही भारत ने इथियोपिया के एच-स्विच के साथ यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर सहयोग बढ़ाने की पेशकश की। भारत ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार लेन देन के निपटान की भी चर्चा की। आपको बता दें कि इथियोपिया अफ्रीका क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। बीते दिनों नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने जिस छोटे क्षुद्रग्रह का दौरा किया, जो बड़े आश्चर्य का विषय बन गया है। दरअसल इसे एक क्षुद्रग्रह समझा गया था, लेकिन पता चला है कि वो 2 क्षुद्रग्रहों की एक द्विआधारी प्रणाली है और ये जोड़ी भी अपने आप में एक संपर्क बाइनरी है। इसका मतलब ये है कि क्षुद्रग्रह 2 नहीं बल्कि कुल 3 अलग अलग अंतरिक्ष चट्टानें हैं। आपको बता दें कि संपर्क बाइनरी 2 छोटी अलग अलग वस्तुओं को संदर्भित करती है जो एक दूसरे को छू रही हो। गौरतलब है कि लूसी मिशन को बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का एक समूह है जो बृहस्पति की कक्षा में 2 झुंडों में यात्रा करते हैं। एक झुंड अपनी कक्षा में विशाल गैस का, जबकि दूसरा ग्रह का अनुसरण करता है। हाल ही में तेलंगाना के मेडचल मलकजगिरी जिले में 3000 साल पुराना एक जियोग्लिफ खोजा गया है। इसे ग्रेनाइट पहाड़ी पर उकेरा गया है और ये 7.5 मीटर व्यास में फैला हुआ है। इसका आकार एकदम गोलाकार है। इसके चारों ओर एक 30 सेंटीमीटर चौड़ा किनारा है, जबकि भीतर 2 त्रिकोण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जियोग्लिफ लौह युग विशेषतः 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। साथ ही जियोग्लिफ के 1 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रागैतिहासिक रॉक आश्रयों की भी खोज की गई, जो बैल, हिरण, शाही और मुखौटे पहने मानव आकृतियों के चित्रण से सजे थे। खोजकर्ताओं के मुताबिक ये कलाकृतियां मेसोलिथिक और मेगालिथिक काल की हैं। बीते दिनों 10 नवंबर को विश्व आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया। इसके पहले 10 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा एक वैश्विक जन अभियान आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ की दिल्ली से शुरुआत की गई थी, जबकि अभियान का समापन पंचकुला, हरियाणा में 10 नवंबर को हुआ। इस आयोजन की नोडल एजेंसी CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस है। इसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर आम लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनाना और आयुर्वेद के माध्यम से मानव, पशु, पौधे और पर्यावरण कल्याण के समग्र विचार को आम लोगों तक फैलाना है। आपको बता दें कि हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन आयुष मंत्रालय की ओर से विश्व आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाता है। 2023 का आयुर्वेद दिवस 8वां आयोजन था। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने का निर्णय लिया है। इस कार्य में दिल्ली सरकार का सहयोग IIT कानपुर के विशेषज्ञ करेंगे। वहीं कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में योजना का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली से पहले इसका प्रयोग महाराष्ट्र सहित देश के अन्य हिस्सों में भी किया गया है। आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग सूखी बर्फ या सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड एरोसोल के बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव की प्रक्रिया है, ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके। इस प्रक्रिया में एरोसोल के छोटे कणों को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। ये छोटे छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की बूंदें भारी होकर वर्षा करती हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में निवासी आवेदकों द्वारा पेटेंट दाखिल करने में 31.6% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। वहीं पेटेंट देने के मामले में भी भारत शीर्ष 20 देशों में शामिल है और इसमें वृद्धि के मामलों में केवल चीन से पीछे है। भारत में पेटेंट आवेदन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के बीच प्रतीक्षा अवधि लगभग 51 महीने की है। इस मामले में केवल मेक्सिको ही भारत से आगे है, जबकि चीन में केवल 16.5 महीने ही लगे थे। ऐसे में रिपोर्ट में भारत को अपने पेटेंट नियमों में सुधार करने का सुझाव दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने हाल ही में वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टीबी का पता लगाने के मामलों में बेहतरीन प्रगति की है। भारत उपचार कवरेज में टीबी मामलों में 80% तक सुधर गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2022 में वर्ष 2015 की तुलना में टीबी की घटनाओं में 16% की कमी आई है। ये वैश्विक टीबी की घटनाओं में गिरावट की गति से लगभग दोगुनी है।
WHO के अनुसार भारत को ये सफलता उसके निक्षय पोषण योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे प्रयासों के कारण मिली है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए यूजीसी ने नए नियमों की घोषणा की है। नियमों के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, बशर्ते वे व्यक्तिगत रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। साथ ही कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी से पूर्वानुमति लेनी होगी। इसके इतर भारत में वही विश्वविद्यालय कैंपस स्थापित कर सकेंगे जो वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल हो। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक परिसर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग अलग आवेदन करने होंगे। यूजीसी ने कहा कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के परिसरों को अपने भर्ती मानदंडों के अनुसार संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी, लेकिन भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स ने नई दिल्ली में पहली इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया। इस दौरान इंडस एक्स एजुकेशन सीरीज या गुरुकुल पहल को भी लॉन्च किया गया। गुरुकुल पहल का उद्देश्य स्टार्टअप्स को अमेरिका और भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में नेविगेट करने में मदद करना है। इस आयोजन का समन्वय यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, USIPF, इंडस टेक और MAC33.AERO या सोशल अल्फा द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र यानी इंडस एक्स को जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।